हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं बार्क 2023 में जो रिक्रूटमेंट निकल कर आई है उसके जो एग्जाम होने वाले हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम फर्स्ट स्टेज की जो एग्जामिनेशन होती है उसकी साइंस के हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, और ये बार्क प्रैक्टिस सेट 13 है। इससे पहले मैं आप लोगों को बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा दिया है, जैसे कि बार्क 1 से लेकर 12 तक अपलोड कर दिया हूं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे होंगे तो लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए एक बार मैं वैकेंसी के बारे में बता देता हूं। यहाँ पे देखिए ये बार्क वाला नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसी का है। इसमें देखिए जो ये क्लास किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कमेंट आया था कि सर आप बार्क की साइंस जो चला रहे हैं वो किन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यही नोटिफिकेशन से आप लोग समझ पाएंगे, थोड़ा गौर से समझ लीजिएगा, आप लोग को एग्जाम में तैयारी करने में आप लोग को बहुत ही हेल्प मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम पैटर्न अभी सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पे टेक्नीशियन बी और स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड वाली जो एग्जामिनेशन है, स्टेज फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट। अब देखिए टेक्नीशियन बी और स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड में कौन कौन से आएगा, चलिए वो दिखा देते हैं। तो सबसे पहले टेक्नीशियन बी वाला पोस्ट देख लीजिए। टेक्नीशियन बी में कौन कौन से पोस्ट है, ये वाला टेक्नीशियन बी जिसमें बॉयलर अटेंडेंस का वैकेंसी है 24, उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये जो साइंस की क्लासेस चल रही हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला ट्रेड कैटेगरी सेकेंड स्टिपेंडरी ट्रेनिंग जो कि फिटर के लिए 698 पोस्ट आया है, टर्नर के लिए 213, वेल्डर के लिए 99, मैकेनिक मोटर व्हीकल मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन सिविल, मैसोन, प्लम्बर के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास है, कारपेंटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए, डीजल मैकेनिक के लिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था सर प्लांट ऑपरेटर के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो प्लांट ऑपरेटर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप बेफिक्र अपनी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स बनाते रहिए, अपनी तैयारी पूरी फोकस से करते रहिएगा, सारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका लेबोरेटरी के लिए 303 पोस्ट है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे डेंटल टेक्नीशियन हाइजीन के लिए एक पोस्ट, डेंटल टेक्नीशियन, इन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग अपनी ईमानदारी से क्लासें करते रहिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये आप क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो भी आंसर होगा अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तो अब आप क्वेश्चन नहीं करेंगे कि ये एग्जाम किसके लिए इंपॉर्टेंट है ना, मैं सारी डिटेल बता दिया हूं। चलिए आइए पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए कि प्रकाश का तरंग किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था ये। ठीक है, तो न्यूटन, यहाँ पे पहला ऑप्शन है न्यूटन के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, प्लैंक के द्वारा या फैराडे के द्वारा। तो याद रखिएगा प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत दिया गया था ना, ये प्रस्थापित किया गया था हाइगेंस के द्वारा। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। और देखिए जो भी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ना, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सक्सेस करियर नाम से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि वह क्या करता है। देखिए प्रमुख प्रदूषण अगर पूछतेगा आपके एग्जाम में तो आपको याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है। ये प्रमुख क्या है, एक प्रकार का प्रदूषक है। और ये क्या करता है, तो जो हमारे रक्त है ना, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन उसको क्या कर देता है, संयोग करके विषैला कर देता है। रक्त को क्या कर देता है, विषैला कर देता है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन यहाँ पे उसको विषैला कर देता है, इसलिए ये क्या है, विषैला प्रदूषक है एक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयोग कर लेता है और हमारा रक्त को विषैला कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, दिया हुआ है अवस्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है। मैंने आप लोगों को तरंगों से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बता दिया था। तरंगे यहाँ पे नोट करेंगे, 3 तरह की तरंगे मैं आप लोगों को बताया था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को समझना भी है। 3 तरह की तरंगे आप लोग नोट करेंगे। पहला तरंगे होता है अवस्रव्य तरंगे, अवस्रव्य तरंगे, इससे क्वेश्चन बनता है। दूसरा है पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, और एक तरंग होता है श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, प्राश्रव्य तरंगे क्या होता है। सबसे पहले श्रव्य तरंगे देखेंगे।
जिस तरंग की वैल्यू 20 हर्ट्ज से लेकर, ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, वो होता है श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगों को मनुष्य सुन सकता है, क्या कर सकता है, मनुष्य सुन सकता है। उसके बाद आता है श्रव्य अश्रव्य तरंगे। तो 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे की जो आवृत्ति होती है, नीचे लिखिएगा, जैसे कि 10 हर्ट्ज हो गया तो ये अवश्रव्य तरंगे हो जाएगी, 15 हर्ट्ज हो जाएगा तो ये अवश्रव्य तरंगे हो जाएंगे। तो 20,000 से नीचे जो तरंगे होती हैं वो अवश्रव्य तरंगे होती हैं। आगे देखिए प्रश्रव्य तरंगे। जो तरंगे 20,000 से ऊपर, जिस तरंगों का मान 20,000 से ऊपर होता है वो तरंग अब प्राश्रव्य तरंगे करते हैं, ठीक है। तो श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य इसको सुन सकता है। बाकी दोनों को 20 हर्ट्ज से कम होगा यानी कि अश्रव्य तरंगे होंगी तो मनुष्य नहीं सुन सकता, और प्राश्रव्य यानी कि 20,000 से अधिक तरंगे होंगी तो भी मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो यहाँ पे देखिए अवश्रव्य तरंगे कौन सी तरंगे होंगी यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से कम। देखिए यहाँ पे मैंने बताया 20,000 से नीचे, तो करेक्ट आंसर आपको पता चल गया होगा। 20,000 से अधिक होगा तो वो कौन सा तरंगे होता है, प्राश्रव्य तरंगे। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता ही दिया है और प्राश्रव्य तरंगे। उसके बाद 20,000 से अधिक मैंने बताया, सॉरी 20 हर्ट्ज से अधिक, सॉरी ये 20,000 मैंने देख लिया, हम सोचे के यहाँ पे लगा हुआ है लेकिन के नहीं है। 20 हर्ट्ज से अधिक जाएगा तो अधिक किस में, 20,000 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ये किस में जाएगा, ये श्रव्य तरंगों में जाएगा। यहाँ पे देखिए 20,000 से अधिक दिया हुआ है तो मैंने बोला ना 20,000 से ऊपर वो प्राश्रव्य तरंगे में, और उसके बाद 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ये कौन सा है, श्रव्य तरंगे, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया। ये तीनों चारों आप लोगों को ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दिया हुआ है वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होगी, वो उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु से प्रवाहित होगी, या अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु से उस वस्तु में प्रवाहित होगी, या उस वस्तु से पृथ्वी से प्रवाहित होगी, या पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी आपको समझना होगा। आपको पता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे आग जल रहा है, ये आग है, ठीक है, ये क्या है, आग है, ठीक है, लकड़ी को मैंने यहाँ पे जलाया हुआ है। ये आग क्या करता है, अधिक तापमान देता है, ठीक है, ताप अधिक होता है। हम ठंडी में क्या करते हैं, आग को तापते हैं ना, तो आग क्या है, उच्च तापमान है, इसका उच्च तापमान है, उच्च तापमान, ठीक है। और मौसम ठंडी में क्या होता है, एकदम निम्न तापमान होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, आग को सेकते हैं, तो यानी कि कम तापमान होता है, कम तापमान, तापमान याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक आंसर आप लोगों को होगा, कम ताप की वस्तु से उस वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर, ठीक है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन, वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु से प्रवाहित होती है, तो अधिक उच्च तापमान होगा, ठीक है। यहाँ पे उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक तापमान पर वस्तु से प्रवाहित होगा। ये थोड़ा आप लोगों को ऑप्शन ढंग से समझना पड़ेगा। दिया है कि उस वस्तु से, यानी कि जो वस्तु है, मान लीजिए कि कम तापमान वाला है, अपेक्षाकृत अधिक ताप पर वस्तु में प्रवाहित होता है। तो कम ताप से ऊष्मा क्या होती है, हमेशा उच्च ताप से कम ताप की ओर जाती है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होता है, तो अधिक ताप की ओर नहीं जाता है, ठीक है, उच्च तापमान वाले से कम तापमान वाले की तरफ आता है। तो यहाँ पे देखिए अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, ठीक है, कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, यानी कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होगी। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, बिल्कुल सही, स्टार बना लीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग एग्जाम में इसको गलत करके आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है 5वें नंबर का क्वेश्चन, किसी परमाणु की नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो मैं यहाँ पे किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप पूछ रहा है, यानी कि परमाणु आइसोटोप यहाँ पे अंग्रेजी में दे दिया है, इसको हम लोग आइसोटोप को क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। याद रखिएगा कि एग्जाम में ऐसे ही आपको परमाणु क्रमांक न देकर आइसोटोप भी पूछ सकता है। तो आइसोटोप में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, यहाँ पे लिख लीजिएगा, तत्व का, ऐसे दो तत्व जिनका
परमाणु क्रमांक, सॉरी यहाँ पे आइसोटोप का मतलब आप लोगों को लिख लेना है समस्थानिक है, सॉरी परमाणु क्रमांक मैंने लिख दिया समस्थानिक, ठीक है, यहाँ पे बना लीजिएगा। परमाणु क्रमांक नहीं होता है, समस्थानिक होता है ना, आइसोटोप का मतलब क्या होता है समस्थानिक, इसको काट लीजिएगा। चलिए मैं इसको मिटा दूं क्या, चलिए मैं मिटा दे रहा हूँ, एक बार इसको कंट्रोल ई से इरेज कर दे रहा हूँ, ये चीज नहीं होगा ना। आइसोटोप का मतलब क्या हो जाएगा, तो आइसोटोप का मतलब हो जाएगा परमाणु समस्थानिक, याद रखिएगा। तो ऐसे तत्व जिनका, ऐसे दो तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, याद रखिएगा, वो क्या कहलाता है आइसोटोप कहलाता है। तो चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। दिया हुआ है न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है जो प्रोटॉनों की संख्या के होती है, नहीं, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है ऐसे नॉर्मल तत्वों में। अब देखिए यहाँ पे दिया है प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, और ये दो तत्व मैंने बनाया, ठीक है, दोनों का परमाणु क्रमांक क्या है समान होता है। मान लीजिए कि परमाणु क्रमांक मैंने ले लिया यहाँ पे 15 ले लिया, ठीक है, दोनों का परमाणु क्रमांक मैंने क्या ले लिया 15 ले लिया, और ये 15 मान लीजिए कि एक में 7 इलेक्ट्रॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं एक बार, कंट्रोल, इसको मिटा के थोड़ा एक बार और समझिएगा, ये मैं मिटा दे रहा हूं। अब आइए समझिए, मान लीजिए इसमें 7 क्या है प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, ऐसे ही 15 है तो यहाँ पे मैं 8 प्रोटॉन ले लूंगा और 7 न्यूट्रॉन ले लूंगा। अब देखिए प्रोटॉन की संख्या क्या होती है समान होती है, ठीक है, तो 7p मैं कर ले रहा हूँ, यहाँ पे 7p, यहाँ पे मैं द्रव्यमान संख्या 16 ले रहा हूँ, ये द्रव्यमान संख्या है जेड से डिनोट करते हैं, ये 16 है, तो यहाँ पे 7 हो गया और ये कितना हो जाएगा 9 न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो देखिए अब प्रोटॉनों की संख्या दोनों में समान है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, तो वो ही आइसोटोप कहलाता है। दो परिभाषाएं होती हैं समस्थानिक की, जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी। अब द्रव्यमान संख्या भिन्न है, द्रव्यमान संख्या यहाँ पे मैं क्या ले लिया हूँ जेड से डिनोट करेंगे, एक में 15 ले लिया हूँ और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या क्या ले लिया हूँ 16 ले लिया हूँ। यहाँ पे मैं 16 थोड़ा अच्छे से बना दे रहा हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे द्रव्यमान संख्या में 16 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जब 15 द्रव्यमान संख्या है तो 7 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, 8 7 15 द्रव्यमान संख्या हो गया, क्योंकि द्रव्यमान संख्या किससे निकलता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने पे क्या निकल कर आता है द्रव्यमान संख्या निकल कर आती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 7 प्रोटॉन, ठीक है, और 9 न्यूट्रॉन, इनको जोड़ेंगे तो 7 9 16, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है 15 16 है तो भिन्न हो गया, लेकिन परमाणु क्रमांक यानी कि यहाँ पे देखिए जितना प्रोटॉन की संख्या है उतना प्रोटॉनों की संख्या है, ठीक है, तो ये आइसोटोप कहलाएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या देखिए अलग अलग है, इसमें 8 न्यूट्रॉन है और इस वाले में 9 न्यूट्रॉन है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोग गौर से देखेंगे, दिया हुआ है यदि एक कोशिकीय आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में सब रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक, नहीं, एक है हाइपोटोनिक एक है हाइपरटोनिक, दोनों देखिएगा बिल्कुल थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंट है, यहाँ पे पर है और वहां पे पो है, आइसोटोनिक या संतृप्त। तो याद रखिएगा यदि एक कोशिकीय आकार में न्यूनीकृत होती है तो वह विलयन सब रख दी जाती है, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है हाइपरटोनिक कहलाता है, हाइपरटोनिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है, ठीक है, रेडियो सक्रिय जो तत्व होता है उसमें भाग कौन लेता है, ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन लेता है, परमाणु का कोर इलेक्ट्रॉन लेता है, परमाणु का नाभिक लेता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रेडियो सक्रिय जो परिवर्तन होती है भाग लेता है वो परमाणु का नाभिक होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, ठीक है,
जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किससे किया जाता है? हीमोलॉजी से, इम्यूनोलॉजी से, क्रिप्टोलॉजी से, पैथोलॉजी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी लोग दे पाएंगे। देखिए, जीवों से संक्रमण के विरुद्ध यानी कि बचाव यानी प्रतिरोध करे हमारे। देखिए, मनुष्य है कोई, इसको बोलते हैं ना, इसकी बॉडी है और ये बीमारी से लड़ता है, ठीक है, इसे कोई चीज होने नहीं देता। ये मनुष्य मैंने बना दिया, हंसिएगा नहीं, ऐसे नॉर्मल बना दिया। कोई रोग, यहाँ पे कीटाणु है, इसको, इसके विरुद्ध इसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अधिक है, तो ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, इसकी इम्यूनिटी सिस्टम अधिक है, कोई भी चीज पचा लेता है, इसको बीमारी नहीं होती। यहाँ पे तो जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किस में आ जाएगा? इम्यूनोलॉजी में आ जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर बताइएगा। दिया हुआ है 9 नंबर का, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? ठीक है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? कुल, गण यानी वर्ग, जाति, जीनस। ठीक है, तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो जाति होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए, सक्सेस कैरियर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूं, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए तैयार कर दिया गया है सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन पे। लिंक आपको सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, देखेंगे तो बार्क स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड स्टेज फर्स्ट की प्रिलिमिनरी एग्जाम मॉक टेस्ट को डाल दिया गया है। यहाँ पे आएंगे, व्यू डिटेल करेंगे तो 149 का है। अगर आप स्पेशल अगर हमारे यहाँ पे कोड को यूज करेंगे सिर्फ हमारे दर्शकों को, ये ऑफर बस कुछ ही दिन रहने वाला है। लगभग आज कितना तारीख है? 10 जून, 15 जून को इसको एक्सपायर कर दिया जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग सक्सेस कैरियर, ठीक है, सक्सेस कैरियर 50 कूपन कोड यूज करेंगे, ठीक है, स्पेस नहीं है यहाँ पे, कोई भी स्पेस नहीं है, बिल्कुल स्पेस नहीं है। तो इसमें जैसे ही कूपन कोड डालेंगे ना, देखिए यहाँ पे बाई पे आप एप्लीकेशन पे करेंगे और यहाँ पे आप लोग लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब आप लोग भाई करेंगे ना, यहाँ पे मेरा दिखा रहा है आपका 50 रुपए फ्लैट डिस्काउंट हो जाएगा, 99 का पड़ेगा। यहाँ पे सारे मुफ्त टेस्ट डाल दिए गए लगभग। ये स्टेज फर्स्ट का है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये स्टेज फर्स्ट का है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहे तो कर लीजिए। और यहाँ पे अन्य भी डाला गया है एग्जाम टेस्ट, जैसे कि आने वाले समय में अभी फीटर का डाला गया है। फीटर देख लेंगे, फीटर का कितना डाला गया है। यहाँ पे टोटल 11 डाल दिया गया है और 4 इसमें डाल दिया जाएगा। अधिक से अधिक आप लोगों को स्टेज 2 के लिए प्लांट ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन सबका मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ वर्गीकरण की छोटी इकाई जाति होती है। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है स्व परिस्थितिकी, ठीक है, ऑटियोकोलॉजी का अभिप्राय है। स्व परिस्थितिकी का अभिप्राय क्या है? वनस्पति पर मृदा का प्रभाव, व्यक्तिगत जीवधारियों का पारिस्थितिक अध्ययन, या वनस्पति पर उष्णवेदन का प्रभाव, वनस्पति पर तापमान का प्रभाव। करेक्ट आंसर यहाँ पे आप लोग बताएंगे। देखिए, स्व परिस्थितिकी का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत जीवधारियों का परिस्थिति अध्ययन को स्व परिस्थितिकी कहा जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिक्योलॉजी किसे कहते हैं? व्यक्तिगत जीवधारियों का पारिस्थितिकी अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। दिया हुआ है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है एम्पियर का नियम, कूलाम का नियम, फैराडे का नियम या ओम का नियम। तो देखिए, दो विद्युत आवेशों के बल जो लगने वाला, पहले तो फार्मूला समझिए। दो विद्युत आवेश Q1 और Q2 है, ठीक है, इनके बीच लगने वाला बल इनके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो ये किसने प्रतिपादित किया? तो ये कूलाम ने प्रतिपादित किया, ये नियम कूलाम ने दिया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दिया है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेक्षण या अभिप्रेरण। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण तथा अवकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? डार्विन को, लैमार्क को, अरस्तु को, थियोफ्रेस्टस को। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? यहाँ पे अरस्तु करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, करेक्ट आंसर अरस्तु यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दिया है वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? भारतीय ने, जर्मन ने, स्वीडिश ने, ब्रिटिश ने? तो इसको जो प्रतिपादित किया था वो स्वीडिश ने किया था। कौन सा? वर्गीकरण के प्राकृतिक सिस्टम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिया हुआ है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? ओचोआ ने, कानबर्ग ने, लेमार्क ने, विस्मैन ने? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कानबर्ग ने इसका प्रतिपादन किया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने 16 नंबर का क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल का मात्रक क्या होता है? एसआई यूनिट यहाँ पे न्यूटन होता है, न्यूटन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे न्यूटन होता है। केल्विन किसका मात्रक होता है? तो ताप का मात्रक होता है। पास्कल दाब का मात्रक होता है। वोल्ट का मात्रक वोल्टेज होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। शोषण का मूल मिलती है, शोषण मूल पान में, चेस्टन में, जूसिया में, मक्का में। ठीक है, तो शोषण मूल कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है जूसिया में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है अम्ल व भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? अम्ल और भस्म मिलकर जो बनता है उसके बाद क्या बनता है? यहाँ पे अम्ल बनता है, लवण बनता है, अल्कोहल बनता है। तो देखिए अम्ल और भस्म जब भी मिलता है तो लवण का निर्माण करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का देखिएगा। दिया हुआ है कि परमाणु संरचना का मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? एल्फ्रेड नोबेल ने, फैराडे ने, बोहर तथा रदरफोर्ड ने या वोल्टा ने? तो देखिए परमाणु संरचना का मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो बोहर तथा रदरफोर्ड ने दिया था। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आज की लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए और अपना आंसर बताएंगे। दिया हुआ है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादन नहीं होता है? श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आज की भी प्रैक्टिस सेट हम लोग 10th कर लिए, प्रैक्टिस सेट 13 कर लिए है ना, 13 नंबर का। इससे पहले मैंने सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। और देखिए आप लोग बोल रहे हैं ना मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट करिए, तो मैं टोटल आप लोगों को यहाँ पे 20 प्रैक्टिस सेट देने वाला हूँ। उसके बाद आप लोगों को मैथ के वही साइंस के 20 प्रैक्टिस सेट दूंगा। फिर मैथ का, ये तो साइंस का हो गया, मैथ का भी 20 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दूंगा, जिससे कि बार्क में आप लोग बिल्कुल अच्छा नंबर ले पाए। आप लोग अपनी टेस्ट के तैयारी के लिए आप अपना खुद टेस्ट दीजिए सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन पे टेस्ट ज्वाइन करके, कि आपका पता चल पाए कि आपका एग्जाम में क्या रोल रहने वाला है। तो एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिएगा और किसी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।